नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम अपनी यूपीपीसी प्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज टेस्ट संख्या 6 को लगाएंगे। और अगर आप लोगों ने ये सभी टेस्ट सिर्फ एक बार भी अगर दोबारा रिवाइज कर लिया ना, आपका पूरा संविधान आपको याद हो जाएगा। इसमें संविधान के एक-एक टॉपिक को कवर किया गया है क्वेश्चंस की फॉर्म में। ओके, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि पीसीएस का पेपर बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। एक में दिया है, भारत में संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है। नहीं, वास्तविक कार्यपालिका है हमारी प्रधानमंत्री जी। ओके, दूसरा दिया है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये सही है, तो इसमें होगा केवल 2। और हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो हमारी विधानसभाएं जहाँ जहाँ पर है उसके निर्वाचित सदस्य, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे कि दिल्ली हो गया। ओके, और जो हमारा पुडुचेरी हो गया, यहाँ की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य हैं। ये सब हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव आता कौन से आर्टिकल में है? ये आता है हमारा आर्टिकल 54 में। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, भारत के प्रधानमंत्री की योग्यता के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान है। नहीं, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य है। नहीं, इसका होगा ऑप्शन सी। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि राष्ट्रपति हमारे एक ऐसे सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो। ओके, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया कर सकता है 6 माह तक, क्योंकि 6 माह के अंदर अंदर उसको लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, वह प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, तो उसे न्यूनतम कितने समय में संसद की सदस्यता लेनी होगी? ये है 6 मास। बताया ना अभी से आपको। तो आगे बढ़ते हैं। 4, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका पदेन अध्यक्ष होता है? ये होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का भी, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, तीनों को होता है। और नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है। एक आपदा प्रबंधन विभाग, उसका भी अध्यक्ष होता है। ओके, तो इसके होंगे 1, 2, 3 तीनों। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, वह मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करता है। बिल्कुल सही। वह आवश्यकता अनुसार किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। ये भी बात सही है, तो इसके होंगे दोनों। साथ में दिया है, कथन और कारण बताना है। आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री का अधिकार और भी अधिक बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री के परामर्श से भारत का राष्ट्रपति अपने संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करता है। ये भी सही है भाई। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करता है ना, तो कारण भी सही है हमारा, तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। प्रश्न संख्या 8 को पढ़ लेते हैं। भारत के उप प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक पद है। पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान किया गया था। भाई दूसरा तो पॉइंट सही है, और पहले में दिया है संवैधानिक पद है। नहीं, हमारे कोई संविधान में उप प्रधानमंत्री के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ओके, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और हमारे सबसे पहले जो हमारे उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे वे थे हमारे वल्लभ भाई पटेल जी। ओके, और कब हुए थे ये? हमारे जब जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनको उप प्रधानमंत्री अपॉइंट किया था 1947 से 1950 तक। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। माफ कीजिएगा, इसमें पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है पूछा है। ओके, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी कि पॉइंट नंबर 1 गलत है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? चौधरी चरण सिंह जी, ये भी रहे हैं। जगजीवन राम और लाल कृष्ण आडवाणी, ये तीनों ही हमारे उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ओके, और पटेल जी भी रहे हैं, जैसा आपने ऊपर पढ़ा था अभी। हमारे एक लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, आपके जगजीवन राम भी हो गए, और जो हमारे आपको मोरारजी देसाई, ये भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। ओके, और एक हमारे थे चौधरी देवीलाल करकर, वे भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। ओके, तो इसमें तीनों करेक्ट है। प्रश्न संख्या 10 में दिया है, भारत के उप प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, वह संवैधानिक दृष्टि से, जरा ध्यान से देखिएगा, संवैधानिक दृष्टि से मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य से वरिष्ठ होता है। नहीं, संविधान में तो बात ही नहीं है ना प्रधानमंत्री की, तो ये पॉइंट वैसे गलती हो गया।
दूसरा दिया है प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वह प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ये बात सही है भाई, तभी तो प्रधानमंत्री बनाया है ना, ताकि प्रधानमंत्री का थोड़ा काम आसान हो सके। तो पॉइंट नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 11 में दिया है निम्नलिखित में से कौन एकमात्र व्यक्ति है जो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर 2 बार नियुक्त हुए हैं। वे हैं गुलजारी लाल नंदा। ओके, तो भाई इनके बारे में देख लेते हैं। ये एक बार अपॉइंट हुए थे हमारे 1964 के करीब, जब नेहरू जी की डेथ हो गई थी। ओके, और इनके बाद ये तो हमारे कार्यवाहक थे 1964 में, तो इनके बाद जो बने थे हमारे बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम। ओके, तब तक ये कार्यवाहक हमारे पीएम रहे थे। ये लगभग हमारे 27 जून से 9 मई तक रहे थे। सॉरी, माफ कीजिएगा, 27 मई से 9 जून तक। ओके, उसके बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी बन गए थे पीएम, और सेकंड टाइम बने थे 1966 में, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। ओके, और इनके बाद इन कार्यवाहक के बाद 1966 के बाद इंदिरा गांधी जी हमारी पीएम बनी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 में दिया है भारत में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही भाई। दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित सदस्य मंत्री पद के लिए अयोग्य नहीं होंगे। गलत भाई, नहीं दिया है ना, अयोग्य तो हो जाएंगे दल बदल के आधार पर। भाई दल बदल कानून तो हमारा आया था ना 1985 में, वो लाया इसलिए गया था कि अयोग्य घोषित किया जा सके मंत्रियों को दल बदल करने पर। ओके, और पहले पॉइंट में जो राष्ट्रपति है वो हमारा प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्टिकल 75 के हिसाब से हमारे मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। ओके, तो इसका होगा ओनली 1 करेक्ट। इसमें दिया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, वो है लोकसभा के प्रति, आर्टिकल 75। भारत में केंद्रीय मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते निर्धारण किसके द्वारा किए जाते हैं, ये है संसद द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के अधिकतम कितने प्रतिशत निर्धारित है, ये है 15%। और यह प्रावधान जोड़ा गया था हमारा 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 में दिया है भारत के प्रधानमंत्री के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। पढ़ लेते हैं। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है, ये तो सही हो गई बात। दूसरा, वह अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, ये भी बात सही है। वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करवाने की सलाह भी दे सकता है, ये भी बात सही है। चौथा है, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, नहीं भाई, उसकी पीएम की सलाह पे नहीं करता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति खुद से ही करता है। किसकी सलाह पर किसकी सलाह लेता है, वे लेता है मुख्य न्यायाधीशों की सलाह, जो पहले से ही रहे हो मुख्य न्यायाधीश। ओके, तो ये वाला ऑप्शन हमारा होगा सही इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है बताना है। ओके, वह तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, सही बात हो गई है। आपातकाल के दौरान वह राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है, ये भी बात सही है, ऊपर बताया था आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कथन बताने हैं, कौन से सही हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही भाई, आर्टिकल 75। ओके, इसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 10% नहीं भाई, यह है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 91 2003। ओके, तो इसका होगा ओनली 1 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। भारत में मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल था, यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल था, नहीं। इसके कार्यों और शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है, नहीं भाई। इसको आर्टिकल 352 के तहत 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको शामिल किया गया है, ठीक है। पर ये पहले से हमारे मूल स्वरूप में नहीं था। मंत्रिमंडल होता है जिसमें हमारे मेन नेता होते हैं बहुत सारे, एक कैबिनेट बनाते हैं ना मेन नेता, वो हमारा मंत्रिमंडल होता है। ओके, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंदर। तो इसका न तो 1 और न ही 2। 20 में दिया है, इसमें 15 से 20 अति महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। यह सर्वोच्च स्तर पर निर्णय लेने का कार्य करती है। इस अनौपचारिक संस्था में प्रधानमंत्री तथा अपने प्रभावी सहयोगी के साथ प्रत्येक समस्या पर विचार विमर्श करता है।
ये है हमारा भाई किचन कैबिनेट मंत्री, जिसमें सबसे करीबी करीबी लोग होते हैं ना प्रधानमंत्री के साथ, वो हमारी किचन कैबिनेट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ये बात सही हो गई हमारी। दूसरा दिया है इनकी स्थापना हेतु कार्य संचालन संबंधी नियमावली का प्रावधान है, ये भी बात सही है। भाई मंत्रिमंडलीय समितियां हमारी तब बनती है जब कोई सरकार चेंज होती है। वो क्यों बनती है? ताकि हमारी मंत्रियों के जो हमारा मंत्रिमंडल होता है उसके काम को आसान करने के लिए हमारी ये समितियां बनाई जाती है। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसको होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 22 में पढ़ लेते क्या दिया है। भारत में कैबिनेट मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद अपेक्षाकृत एक बड़ा निकाय है, सही बात हो गई भाई, ये मंत्रिमंडल से बड़ा है मंत्रिपरिषद, जबकि कैबिनेट छोटा परंतु शक्तिशाली निकाय है। आपको बताया था मैंने ऊपर कि जो मंत्रिपरिषद के अंदर हमारे कैबिनेट मंत्री आते हैं, और कैबिनेट मंत्री होते हैं हमारे मेन जैसे कि वित्त मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्रालय हो गया। ओके, जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं हमारे देश के, वे सब कैबिनेट के अंदर आते हैं। और बाकी के सब छोटे छोटे जैसे कि आबकारी हो गया या फिर बेसिक शिक्षा हो गया, ये सब छोटे छोटे डिपार्टमेंट ये मंत्री परिषद के। और आपको एक बात और बता दूं, मंत्री परिषद ना टोटल 71 के करीब होती है ना, 15% होने चाहिए पूरी लोकसभा के सदस्यों की। तो उनमें से जो कैबिनेट होते हैं हमारे, वे भी हमारे 1520 होते हैं सदस्य के रूप में, 15 से 20। ओके, तो वो हमारी कैबिनेट होती है। दूसरा पॉइंट दिया है सभी मंत्रियों से मिलकर मंत्रिपरिषद बनती है, जबकि कैबिनेट में सिर्फ 15 से 20 मंत्री होते हैं, ये बता दिया आपको अभी, यानी कि दूसरा भी सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो इसमें दिया है भारत के महान्यायवादी यानी कि आर्टिकल 76, जो कि हमारे कानून के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। पहला दिया है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ये बात सही है। दूसरा दिया है उनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, नहीं, ये होते हैं हमारे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। ओके, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कानून का सर्वोच्च कानून हमारे देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? वे है महान्यायवादी, आर्टिकल 76। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है भाई ये। उसे संसद की किसी भी कार्रवाई में सम्मिलित होने व अपने विचार रखने और मत देने का अधिकार है, नहीं, मत देने का अधिकार नहीं है। वो संसद की कार्यवाहियों में शामिल हो सकता है, अपनी बात कह सकता है किसी चीज पर उसमें अपना मत नहीं दे सकता। ओके, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है सॉलिसिटर जनरल के बारे में बताना है। यह एक संवैधानिक पद है, नहीं, वह भारत के महान्यायवादी के अधीन उच्च न्यायालयों के प्रतिनिधित्व करता है, ये बात सही है भाई। हमारे जो अटॉर्नी जनरल थे ना, यानी कि हमारे महान्यायवादी, ओके, उनकी हेल्प के लिए अपॉइंट किए जाते हैं ये सॉलिसिटर जनरल। ओके, सॉलिसिटर जनरल, और कौन है हमारे सॉलिसिटर जनरल इस पर? तुषार मेहता। ओके, हमारे अटॉर्नी जनरल भी एक होते हैं और सॉलिसिटर जनरल भी एक होते हैं, और इनके नीचे होते हैं हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को, और ये होते हैं हमारे 4, तो इसमें आ जाएगा हमारा ओनली 2 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 27 में दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा दिया है भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं व्यक्तिगत रूप से। ओके, और सामूहिक रूप से हमारे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो ये गलत हो गया पॉइंट, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 28 में दिया है भारतीय संविधान द्वारा मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व अंगीकार नहीं किया गया है, बिल्कुल सही बात। भारत के राष्ट्रपति को मंत्रियों ने क्या परामर्श दिया था, इसके विषय में न्यायालय में कोई जांच नहीं कर सकता, ये भी बात सही है। क्योंकि भाई पहले पॉइंट में जो विधिक अधिकार है वो तो हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा होते हैं ना, जितने भी हमारी चीजों पर हस्ताक्षर होंगे, कोई भी चीज अप्रूव्ड होगी तो वो तो राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होंगे उस चीज पे, तो उसमें मंत्रियों की तो कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि मंत्रियों की तो सलाह करके सब एक साथ इंक्लूड हो गए तभी कोई चीज पारित करते हैं ना, उस पर लास्टली साइन तो हमारे राष्ट्रपति के होते हैं। ओके, तो हमारे दोनों सही होंगे इसमें।
29 में दिया है निम्नलिखित में से कौन भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर पद छोड़ा था। ये है विश्वनाथ प्रताप जी। इनका हुआ था 1990 में, इन्होंने ना इस्तीफा दे दिया था। असल में हुआ क्या था 1990 में, भाई अविश्वास प्रस्ताव कैसे पारित होएगा कि मान लो कोई गठबंधन की सरकार है तो उसके एक पार्टी के सदस्य अगर अपना अविश्वास प्रस्ताव उसको अपने पारित कर दे कि भाई हमको इसको प्रधानमंत्री नहीं रखना, क्योंकि उनका पहले से बहुमत तो है ही नहीं लोकसभा के अंदर, तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो 1990 में जो हमारे कश्मीरी पंडित थे वे पलायन कर रहे थे हमारे कश्मीर से, तो उसके कारण कुछ कहा जाता है कि भाई उसके कारण भी अविश्वास प्रस्ताव होने पे जो भाजपा थी उसने अपने वोट वापस ले लिए थे। और जो हमारे विश्वनाथ प्रताप जी थे ये हमारे राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी की साइड से थे और भाजपा वालों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और इन्होंने इस्तीफा दे दिया 1990 में। ओके, तो ये पहले प्रधानमंत्री थे हमारे विश्वनाथ प्रताप, याद रखेंगे इस चीज को। 30 में दिया है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। यह है आर्टिकल 74। ओके, आगे बढ़ते हैं। 31 में दिया है कथन ए और दूसरा कारण आर, भारत में कानूनी तौर पर लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। सही बात, राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है, ये भी बात सही है। ओके, तो इसमें ए और बी दोनों से है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है क्योंकि ये इंडिविजुअली दोनों बातें ठीक है ना। भाई कानूनी तौर पे भंग तो राष्ट्रपति करेगा पर सलाह तो वो प्रधानमंत्री बोलेगा तभी तो। और भाई भंग भी तो तभी करेगा ना जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा कहीं से, जो गठबंधन की सरकार होगी तो वो तभी तो प्रधानमंत्री से ही तो लेट होके चलेगा ना हर चीज। इस तरीके से बातें तो दोनों सही है, बस उसमें से कथन कारण नहीं क्लियर हो पा रहा ना दोनों चीजों का, तो इसलिए नहीं वाला ऑप्शन होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भाई पीवी नरसिंह राव, नाम से पता लग रहा है। 1991 से 1996 तक। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 33 में दिया है निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री के साथ ही अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई, भाई सबको पता है। 1977 के आसपास ये पीएम थे और 1979 के आसपास इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे। इसमें हमारी इंदिरा गांधी जी भी हैं, एच डी देवगौड़ा भी हैं, इंद्र कुमार इजराल, ऊपर पढ़ा था अभी हमने, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये तीनों ही हमारे राज्यसभा के सदस्य थे जो हमारे पीएम बने थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35। 35 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम मंत्रिमंडल, ओके, गृह मंत्रालय किसके पास था हमारा, ये था हमारा वल्लभ भाई पटेल जी के पास। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह, बल से याद कर लो भाई रक्षा। वाणिज्य मंत्री थे हमारे सी एच भाभा जी और श्रम थे हमारे बाबू जगजीवन राम जी। ओके, तो इसका होगा हमारा 3124, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 36 में दिया है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया है वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री, ये थे हमारे, ये मंत्रालय था हमारा, मंत्रिमंडल थे इसके नेहरू जी। ओके, दूसरा दिया है स्वास्थ्य मंत्री थी हमारे राजकुमारी अमृत कौर, सही बात है। संचार मंत्री रफी अहमद थे, ये भी सही है। राहत और पुनर्वास केसी नियोगी, ये भी सही है। और ये हमारे पहले वित्त मंत्री भी थे। ओके, सॉरी, ये पहले हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, सुमेलित नहीं है पूछा था ना। आगे बढ़ते हैं। 37, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान नहीं हुई है। तो भाई जवाहरलाल नेहरू जी की भी पूरे 10 साल करके उसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इनकी भी हुई थी, उज्बेकिस्तान। इंदिरा गांधी जी की भी हुई थी, राजीव गांधी की नहीं हुई थी। ओके, 38 में दिया है निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्हें निशान पाकिस्तान पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये है हमारे मोरारजी देसाई। ओके, क्योंकि भाई स्वतंत्रता से पहले भी तो इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयों में हमारे स्वतंत्रता से रिलेटेड जितनी भी मुहिमें थी उनमें सबसे ज्यादा इन्होंने पार्टिसिपेट किया। धन निर्गमता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। ओके, 39 में दिया है प्रधानमंत्रियों को कालाक्रम क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो वीपी सिंह कब आए थे भाई हमारे, वीपी सिंह आए थे हमारे 1989 के करीब
ओके, पीवी नरसिंह राव मैंने आपको बताया था 1992 के आसपास। और एच डी देवगोंडा हमारे कब आए थे? ये आए थे हमारे 1996 के करीब। और इंद्र कुमार गुजराल कब आए थे हमारे? ये आए थे हमारे 1997 के आसपास। ओके, तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन आए हैं हमारे। बीपी सिंह, उसके बाद नरसिंह राव, फिर एच डी देवगोंडा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, यानी कि ऑप्शन ए सही। आगे बढ़ते हैं। 40 में दिया है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। भाई ये गलत हो गया, बताऊं क्यों? क्योंकि भाई जो हमारे राज्यसभा का सभापति होता है वे हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। बट अगर उपराष्ट्रपति अगर हमारा नहीं है आसीन अपने सभापति के डेस्क पर, तो उस समय तो कोई भी जो राज्यसभा का सदस्य होगा उसको सभापति घोषित किया जाएगा ना, उपसभापति के रूप में, क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति जी अभी है ही नहीं उस कुर्सी पर। तो उनके स्थान पर जो आता है वो तो राज्यसभा का सदस्य होता है ना। बट जो उपराष्ट्रपति, जो हमारे उपराष्ट्रपति जब सभापति के रूप में कार्य करते हैं वे तब सदस्य नहीं होते। तो इसमें दिया है राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। भाई उपसभापति तो उपसभापति सदस्य होते हैं ना राज्यसभा के। जब सभापति नहीं होंगे यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति जी, तो तब हमारे उपसभापति नियुक्त होंगे और जो सदस्य होंगे राज्यसभा के। ओके, तो पहला गलती हो गया। दूसरा दिया है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, जबकि उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। 41 में दिया है भारत के उपराष्ट्रपति की राज्यसभा के सभापति के रूप में शक्तियां और कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सभापति को कोरम यानी कि गणपूर्ति यानी कि 110 न होने के स्थिति में सदन को स्थगित करने या उसकी बैठक स्थगित करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है भाई, वो चाहे लोकसभा को हो चाहे राज्यसभा को हो, अगर टोटल का 110 अगर उपस्थित नहीं है तो वो उसको स्थगित कर सकता है। संविधान की 10वीं अनुसूची सभापति को दल बदल के अधिकार पर राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार देती है। ये भी बात सही है भाई। सदन में विशेषाधिकार का हनन का प्रश्न उठाने के लिए सभापति की सहमति आवश्यक है। भाई सही है। भाई लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, जो भी हमारे उनके अध्यक्ष होते हैं, ओके, जो सभापति होते हैं राज्यसभा में, वे एक तरीके से मॉनिटर होते हैं ना। तो जो भी चीजें ज्यादातर जो भी नियम कानून होंगे तो वही तो उनको फॉलो कराएंगे ना क्लास के। तो इसकी तीनों करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 42 में पढ़ते हैं क्या लिखा है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित कथन बताने हैं। पहला दिया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। सही बात है भाई। ये दूसरा दिया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति केवल लोकसभा द्वारा की जाती है और वह राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। भाई ये तो सही है, राज्यसभा का सदस्य होता है, बट नियुक्ति लोकसभा द्वारा नहीं की जाती, इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। और किसको? जो भी लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। ओके, तो दूसरा गलती हो गया, इसका होगा ओनली 1 करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 43 में क्या लिखा है। प्रधानमंत्री के बारे में नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा कारण आर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही, आर्टिकल 75 का एक। ओके, दूसरा दिया है राष्ट्रपति भारत के संविधान के अंतर्गत कार्यकारी प्रमुख है। ये भी बात सही है भाई। पीएम तो हमारा राजनीतिक प्रमुख हो गया, यानी कि वास्तविक प्रमुख, और राष्ट्रपति कार्यकारी तो है ही, हर ऑर्डर पर हमारे राष्ट्रपति के साइन होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। स्पष्टीकरण सही नहीं हुआ ना, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हो गई ना, अपने में इंडिविजुअल सही करेक्ट है दोनों, पर कारण नहीं बता रहे ना एक दूसरे का। अगला, प्रधानमंत्री की कार्यपालिका संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44 में दिया है प्रधानमंत्री कार्यपालिका के संबंध में कथन बताने हैं। प्रधानमंत्री का कार्य मंत्रिमंडल के निर्णयों की कार्यान्वयन में मदद करना होता है। बिल्कुल सही भाई। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद सब मिलजुल कर कोई भी कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री का कार्य केवल भारत सरकार की नीतियों को लागू करना है। क्यों भाई? भाई पूरे प्रशासन को चलाने में पीएम का भागीदार है ना, पूरा देश हमारा प्रधानमंत्री जी चलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 45 में क्या लिखा है। प्रधानमंत्री के साथ उनके कार्यालय पीएमओ के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएमओ केवल प्रधानमंत्री के निजी
कार्यों को संभालता है। क्यों भाई? निजी क्यों संभालेगा भाई? पीएमओ है पूरे इंडिया के लिए सरकारी विभाग। पीएमओ प्रधानमंत्री के सभी प्रशासनिक कार्यों का समन्वय करते हैं और सरकारी निर्णयों में सहायता करता है। ये बात सही है। पीएमओ प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा से संबंधित कार्यों को संभालता है। ये भी बात सही है, यानी कि 2 एंड 3 करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 में दिया है, उप प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री के अनुसार की जाती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। ये बात सही है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा दिया है, उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नहीं भाई, उप प्रधानमंत्री नियुक्त क्यों होता है? ताकि वो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए, कि भाई अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर किया जा सके, और वो समय समय पर किया जा सकता है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति और किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसमें सलाह किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। ओके, तो इसका ओनली 1 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 में क्या लिखा है? भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्य केवल औपचारिक होता है। सही बात है भाई, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता है। भाई ये बात गलत है। क्यों नहीं ले सकता भाई? वीटो अपने यूज कर सकते हैं वे। ओके, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति करते हैं वे मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर। ओके, क्षमा याचना की उनकी जो पावर है वो अलग से है। तो ऐसी बहुत सारी पावर है जो बिना सलाह के करते हैं वे। ओके, यहाँ पे गठन का अधिकार किस परिप्रेक्ष्य में किया गया है? भाई मंत्री परिषद के गठन का अधिकार है, और कर्ता कौन है? राष्ट्रपति। ओके, आर्टिकल कौन सा लग जाएगा इसमें? 75। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 में देख लेते हैं क्या लिखा है। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री को किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करनी होती है। दूसरा दिया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से किसी भी विषय पर सलाह लेने के लिए उत्तरदायी होता है। तो भाई से पहला पॉइंट गलती हो गया, क्योंकि रिपोर्ट पेश करने का कोई ऐसा प्रावधान है ही नहीं हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति को हर स्थिति में रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी। ओके, दूसरा दिया है, ये हवाला करेक्ट है हमारा, क्योंकि जो हमारा प्रधानमंत्री, क्योंकि भाई हमारा ये दिया गया है 74 के 1 में आर्टिकल, कि इसमें हमें राष्ट्रपति से सलाह तो लेनी पड़ेगी ना भाई। जो तुम मेन प्रशासनिक काम करोगे तो एक बार राष्ट्रपति की सलाह लेनी ही चाहिए भाई। घर में दादाजी की सलाह तो ले लेनी चाहिए ना एक बार, उसके बाद आप करो कुछ करो ना, वो आपके ऊपर बात है। तो ओनली 2 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 50 का। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री का चुनाव भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। नहीं, प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना जाता है। ये बात सही है भाई। प्रधानमंत्री का चुनाव तो जो हमारे लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है उसके बेहाफ पर की जाती है ना। तो इसका ओनली 2 करेक्ट। 51 में दिया है, प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन 1 और कारण बताना है। कथन पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री के पास मंत्रिपरिषद के कामकाज पर नियंत्रण होता है। बिल्कुल सही भाई। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं और उनके पास नीति निर्धारण का अधिकार होता है। ये भी बात सही है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और कारण भी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में विश्वास प्रस्ताव पास करना होता है। क्यों भाई? दोनों सदनों में क्यों? ओनली लोकसभा में। भाई वही तो अविश्वास प्रस्ताव वगैरह जो भी सारी चीजें हैं वे लोकसभा में पारित होती है ना ज्यादातर प्रधानमंत्री से रिलेटेड। तो ये गलत हो गया हमारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर होती है। बिल्कुल सही भाई। और जो भी बहुमत दल का नेता है होता तो वही अपॉइंट है, बट विवेकाधिकार दिया गया है शब्द हमारे संविधान में। प्रधानमंत्री को केवल लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। भाई क्यों? राज्यसभा का भी हो सकता है, ऊपर देखा था ना हमने अभी। तो ओनली 2 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 53। प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री को सभी मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों भाई? मंत्रिपरिषद होती इसलिए है ताकि प्रधानमंत्री अपने कार्यों को, भाई क्योंकि पूरे इंडिया के लिए कोई चीज कोई एक इंसान तो नहीं बना सकता ना। उसके लिए सामूहिक रूप पे हर किसी की सोच डिपेंड करती है कि भाई मंत्रिपरिषद में हमारे लगभग 31 मंत्री होते हैं। तो भाई सब अपनी अपनी सलाह देंगे कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उसी के आधार पर हमारे देश में नियम कानून जो भी है वे लागू होंगे ना। तो ये तो एक इनकरेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से। प्रधानमंत्री का प्रमुख कर्तव्य मंत्रियों की नियुक्ति और उनकी कार्य प्रणाली निर्धारित करना है। ये भी बात सही है भाई।
प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। ये भी सही है भाई, वास्तविक प्रमुख तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। भाई 54 में दिया है प्रधानमंत्री के बारे में बताना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए सिफारिश कर सकते हैं। सही बात है भाई, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। नहीं भाई, हमारे राष्ट्रपति करते हैं ना, मान लो कहीं बाह्य आक्रमण हो गया, ओके, तो उसके लिए तो हमारे राष्ट्रपति करेंगे ना उसको अप्लाई, आर्टिकल 352 के तहत, ओके। और एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो इसमें ना मिनर्वा मिल्स मामला याद है आपको, मिनर्वा 1980 वाला, उसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ये जो आपातकाल वाला मामला है ना, इसमें ना इसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है आपातकाल वाले को, कि भाई तुम ऐसे ही बेहोश होकर किसी भी स्थिति में तुम आपातकाल नहीं लगा सकते। और शायद से 1980 में होता, ये जो इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था ना लगातार, उसके बाद ये ऑर्डर हुआ था इस वाले केस में, मिनर्वा वाले में, ओके। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कारण और कथन बताना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में वरिष्ठता का कोई नियम नहीं है, बिल्कुल सही बात। राष्ट्रपति लोकसभा के किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकता है, ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियों या कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के कार्यों को समन्वयक होता है। सही बात है ये। प्रधानमंत्री को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर त्याग पत्र देना पड़ता है। भाई ऑब्वियसली बात है, देना ही पड़ेगा भाई, प्रधानमंत्री की डिपेंडेंसी पूरी इसके ऊपर है। प्रधानमंत्री भारत सरकार के मुख्य सलाहकार होते हैं, बिल्कुल सही भाई, यही तो हमारे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं ना, और ये है हमारे आर्टिकल 75 की 3 में, क्योंकि यही तो हमारे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं ना, किसी हर चीज से अवगत कराते हैं उनको, यानी कि 1 2 3 तीनों करेक्ट। और अगर आपको ये टेस्ट थोड़ा भी हेल्पफुल लगे ना, तो प्लीज से वीडियो को लाइक कर दें, ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 57 को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है, प्रधानमंत्री विदेश नीति संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, भाई राज्यसभा के भी हो सकते हैं, दोनों के, तो ये ऑप्शन गलत। प्रधानमंत्री भारत सरकार का प्रतिनिधित्व तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते हैं, ये भी बात सही है, यानी कि 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, सही बात है भाई ये। प्रधानमंत्री के पास मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करने और उनका समन्वय करने की शक्ति होती है, ये भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 59 में दिया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बताना है। राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है कौन, हमारे राष्ट्रपति। सही बात है भाई ये। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया, ये भी बात सही है, 1976 वाला। और इसके बाद ना हमारे 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये बोल दिया था कि मतलब बाध्यकारी तो है, बट राष्ट्रपति के पास अगर कोई संशोधन आ गया, वो उसको पुनर्विचार के लिए तो वापस भेज सकता है, बट अगर दूसरी बार फिर से हमारी मंत्रिपरिषद ने उसके पास भेजा ना कोई भी सलाह या कोई भी विधेयक, तो भाई उसको तब मानना ही पड़ेगा उसको, वो चीज बात होंगी। तो इसका होगा दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री अपने मंत्रालय के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं, सही बात है भाई ये। प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व भाई लोकसभा के प्रति नहीं होता, वो होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, ओके, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ए सत्य और असत्य। आगे बढ़ते हैं, मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया है, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री नहीं, अभी बताया था, राष्ट्रपति के प्रति। दूसरा दिया है, प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद सभी मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व समाप्त हो जाते हैं। नहीं भाई, व्यक्तिगत नहीं होता, हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि जो भी अब तक मंत्री ने काम किए हैं अपने व्यक्तिगत तौर पे अपने मंत्रालय के लिए, तो उस मंत्रालय के प्रति वो व्यक्ति जवाबदेह है, ओके, उसमें जितने भी कार्य हो रहे हैं उसको तब तक संभालेगा जब तक वो उस पद पर रहेगा।
व्यक्तिगत तौर पर। ओके। तीसरा दिया है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मंत्रियों को अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने के लिए बाध्य करता है। ये बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 62 में दिया है मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व के संबंध में बताना है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद में मंत्री परिषद के निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल सही बात है भाई ये। दूसरा पढ़ लेते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व संसद के प्रति नहीं भाई, लोकसभा के प्रति है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। ध्यान रखेंगे इस बात को, दूसरा भी गलत। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत मंत्रिपरिषद सदस्यों को एकजुट होकर इस्तीफा देना होता है यदि संसद उन्हें विश्वास मत न दे। तो भाई ये सही हो गया हमारा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 63। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। बिल्कुल सही, सिर्फ एक बार। अगर दोबारा आया विचार के लिए तो भाई उसको बाध्य है, वो माननी पड़ेगी वो उसको बात। यदि मंत्रिपरिषद वही सलाह दोबारा भेजे तो राष्ट्रपति से मानने के लिए बाध्य है। बिल्कुल सही। मंत्रिपरिषद की सलाह संविधान के विरुद्ध हो सकती है, तो भाई ये गलत हो जाएगा। भाई संविधान के विरुद्ध कोई पारित क्यों लाएगा? ओके, तो इसका होगा 1 और 2 सही। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 74 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लिखा है राष्ट्रपति को उनके कर्तव्य के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 74 के तहत। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति सलाह को अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं? बिल्कुल नहीं, बस स्वीकार करना ही पड़ेगा, उनको तो बाध्यकारी हो गए ना, बंधे हुए हैं वे तो। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। भाई ये सही है, 1 और 3 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 75 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। मंत्रिपरिषद में शामिल प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। बिल्कुल सही भाई। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व प्रधानमंत्री के पद पर निर्भर नहीं करता। भाई करता है, नहीं क्यों दिया है इसमें? अगर नहीं होता तो ठीक हो जाता, तो ये गलत हो गया। भाई पूरे तरीके से प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो हमारी पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है ना, सरकारी की एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, 66 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 77 के बारे में बताना है। भारत सरकार के सभी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट बात भाई, उन्हीं के हस्ताक्षर होंगे ना हर चीज पर। दूसरा दिया है राष्ट्रपति के नाम पर जारी आदेशों के लिए राष्ट्रपति की व्यक्तिगत स्वीकृति आवश्यक है। भाई ये तो सही है ही नहीं ना बात, कि भाई सारी सलाह तो हमारे प्रधानमंत्री करवा रहा है ना सारे काम राष्ट्रपति पर, तो उसकी व्यक्तिगत सलाह है काम अभी स्वीकृति उसकी हो ना हो, वो ऑलरेडी बाध्यकारी है मानने के लिए प्रधानमंत्री की हर बात। तो भारत सरकार के कार्यों में प्रमाणिकता के लिए विधिवत प्रक्रिया बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही। और ये दिया है हमारा आर्टिकल 77 के 2 में, और पहले वाला दिया था हमारा 77 के 1 में। ओके, तो इसका होगा 1 और 3 करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के नाम पर जारी कोई भी आदेश अदालती प्रक्रिया में प्रशंकित नहीं किया जा सकता। क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट इसलिए तो स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे देश की। ओके, अदालत में जा सकती है, प्रशंकित हो सकती है। भाई जो चीज हमारी हमारी आम जनता के लिए जो बुरी होगी, एक तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ना, सुप्रीम कोर्ट हमारा एक तरीके से संरक्षक है एक आम नागरिक का। ओके, दूसरा पढ़ लेते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर सभी अनुबंध और आशय पत्र जारी किए जाते हैं। ये बात सही है हमारी। अनुच्छेद 77 राष्ट्रपति को अपने विवेक से कार्य करने का अधिकार है। भाई ये तो पूरा ही इनकरेक्ट है ना, राष्ट्रपति को तो वैसे कोई अधिकार नहीं है, और 77 में तो वैसे भी लिखा हुआ है कि भाई मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना वो कार्य करेगा ही नहीं, भाई उसकी सलाह पर ही काम करेंगे वे। तो ओनली 2 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री का कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति की किसी भी विषय संदर्भ पर मंत्रिपरिषद की राय प्राप्त करनी होती है। इसमें दिया है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के किसी भी विशेष संदर्भ में मंत्रिपरिषद की राय प्राप्त करनी होती है। हाँ भाई बिल्कुल। दूसरा दिया है केवल अनुच्छेद 78 के बारे में केवल कैबिनेट मंत्रियों पर लागू होता है। क्यों भाई? कैबिनेट मंत्री तो हमारे 15-20 ही हो गए, और ये लागू तो हमारा पूरी मंत्री परिषद पर होता है ना, पूरी मंत्री परिषद पर। तीसरा दिया है
राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है, अन्य मंत्रियों से नहीं। नहीं भाई, राष्ट्रपति पूरी मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री हैं उन सब से मांग सकता है जानकारी। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया और दूसरा भी इनकरेक्ट हो गया, तो ओनली वन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 69 में देख ले क्या लिखा है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उप प्रधानमंत्री को कैबिनेट बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं है। सही बात। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। राज्य मंत्री केवल कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। ये आधा सही है, आधा गलत है। तो ये गलत हो गया क्योंकि जो राज्य मंत्री है वो हमारा स्वतंत्र प्रभार का भी हमारा कार्य देख सकता है ना, क्योंकि जो राज्य मंत्री होते हैं वो हमारे कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए नियुक्त होते हैं राज्य मंत्री। असल में जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, जो हमारी मंत्री परिषद होती है 71 लोगों की, इनमें हमारी तीन चीजों में बटी रहती है, एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री। कैबिनेट मंत्री मैंने आपको बताया था 15 से 20 जने होते हैं। ओके। और जो हमारे राज्य मंत्री होते हैं इनसे अलग बचे हुए, उनमें से कुछ तो राज्य मंत्री नियुक्त हो जाते हैं जो हमारे कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनकी हेल्प के लिए। ओके। और कुछ स्वतंत्र प्रभार हो जाते हैं जिन पे छोटे छोटे विभाग रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बेसिक शिक्षा हो गया, आबकारी विभाग हो गया, या फिर और भी छोटे छोटे विभागों के वे स्वतंत्र, यानी कि स्वतंत्रता के साथ वे अपना मंत्रालय चला रहे हैं। बट एक निश्चित, मतलब मान लो कोई अलग से मंत्रालय कोई घोषित हो रहा है तो उसके लिए राज्य मंत्री भी स्वतंत्र प्रभार मंत्री बन सकते हैं। ओके। तो इसमें 3 इनकरेक्ट हो, यानी कि 1 और 2 सही होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 70। केंद्रीय मंत्री परिषद के संदर्भ में नीचे दिए गए मंतव्य को ए और दूसरा कारण आर बताना है। केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या संसद के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें संसद लिखा है और वो होता है लोकसभा। लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्री परिषद होती है हमारी लोकसभा में, है ना। तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 वाला मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए यह प्रावधान जोड़ा गया, जो कि 15% वाला है। 15% किया गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा लोकसभा में। ओके। तो इसका आंसर हो गया ए असत्य, आर सत्य। आगे बढ़ते हैं, 71 में क्या लिखा है। भारत में निम्नलिखित उप प्रधानमंत्री को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें वराहगिरी वेंकट गिरी, ये शायद 1984 के आसपास इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये बने थे 1979 में। गोपाल स्वरूप पाठक बने थे हमारे 1969 में। और आर वेंकट रमण 1984 में, सॉरी माफ कीजिएगा, ये बने थे हमारे 1967 में। ओके। तो अब इनको व्यवस्थित कर लेते हैं। पहले बने भाई हमारे वराहगिरी, यानी कि 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2, 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 72 में भारत में निम्नलिखित में तो उप प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपतियों को कालक्रम के अनुसार लगाना है। कृष्णकांत थे हमारे 1997 में, भैरव सिंह शिक्षक 2002 में, और मोहम्मद हामिद अंसारी ये रहे हैं हमारे 2007 से 2017 तक, 10 साल तक। हामिद अंसारी जो वेंकैया नायडू जी तो अभी थे हमारे हाल ही फिलहाल के 2017 से। ओके। और अब तो हमारे जो चल रहे हैं जयदीप धनखड़ जी, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। तो इसका हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। ओके। ये क्रम में व्यवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी। और हाँ, इसमें एक और चीज देख लेंगे करंट से रिलेटेड भाई। उपराष्ट्रपति जो धनखड़ जी है हमारे, उन्होंने जो अपना इस्तीफा दिया है वो दिया है आर्टिकल 67A के तहत। ओके। अपने स्वास्थ्य कारणों को बताकर। आगे बढ़ते हैं, 73 में निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अशांति के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। आंतरिक अशांति कब हुई थी भाई, ये हमारे फखरुद्दीन अली अहमद जी। देखो भाई, इनका कार्यकाल 1974 से 1977, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जब आपातकाल लगा था। ओके। ध्यान रखेंगे इस चीज को, फखरुद्दीन अली अहमद जी। 74 में देख लेते हैं, डाक बिल बताना है। वो था ना हमारा राष्ट्रपति कौन से थे जिन्होंने डाक बिल के लिए पॉकेट पेटों का उपयोग किया था, ज्ञानी जैल सिंह। ये तो पता ही होगा भाई सबको। और इन्हीं के राष्ट्रपति रहते हुए इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी 1984 में। ओके। आगे बढ़ते हैं, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ज्ञानी जैल सिंह तो आपने देख ही लिया ऊपर।
19 देखा ना आपने, माफ कीजिए 1982। ओके, शंकर दयाल शर्मा जी थे हमारे 1992। रामास्वामी वेंकटरमन ये थे हमारे 1987। और KR नारायण। और आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। और आपको वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगे ना तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई इतना अच्छा कंटेंट, इतने अच्छे मतलब सीरीज आपको टेस्ट की कहीं नहीं मिलेंगी। और आप PCS के लिए अगर आप कर रहे हो ना, सिर्फ इन टेस्ट को सिर्फ 2 बार, एक दिन में आप सिर्फ 2 बार देखो, आपका वो टॉपिक क्लियर एकदम। आपको शायद बुक से भी पढ़नी, सिर्फ बुक से एक बार आपको रिविजन के टाइम पे आप एक बार पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी दोनों चीजें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।